एक हमारे समाज के जिम्मेदार आदमी जो हमारे प्रदेश कमेटी में भी था, जाकिर खान, वो हमारे जमीयतुल मंसूर, हमारा एक समाज का संगठन है, उसका प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे साथ था, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो उसको दिल्ली सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया है। तो हम उसके धन्यवाद का हमने प्रोग्राम रखा था, सरकार का धन्यवाद करना था, उसको सम्मानित करना था। लेकिन वो अचानक एक जो मेंबर थे उनके सिख कमलजीत सिंह जी, उनकी डेथ होने की वजह से हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और फिर वहाँ अल्पसंख्यक आयोग में न जाके हमने उनको यूपी भवन बुला के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह आए हुए थे, तो वहाँ उनको हमने गुलदस्ता दे के उसको सम्मानित किया। तो हमारे समाज को एक जिम्मेदारी मिली दिल्ली में पहली बार। तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं केजरीवाल सरकार के कि उन्होंने कम से कम ये समझा। हमारा समाज पूरे देश में बहुत बड़ी तादाद में है। हम लोग देश की आबादी का 5% है मंसूरी समाज, और मुस्लिम का 20% है। इतनी बड़ी तादाद है हमारी, लेकिन पिछड़ा होने की वजह से हमें कहीं भागीदारी नहीं मिल पाती है। यूपी में तो एक दो हमारे मिनिस्टर 2-3 रहे हैं। जावेद इकबाल साहब हैं, वो बसपा में मिनिस्टर रहे हैं। आर ए उस्मानी हैं, वो समाजवादी में मिनिस्टर रहे हैं। अनीस मिनिस्टर रहे हैं। एक हमारे वहाँ पे मुश्ताक सोलंकी पहले MLA थे, उनके बेटे इरफान सोलंकी हैं। तो वहाँ यूपी में तो कई जगह हमारी नुमाइंदगी है, बाकी बिहार में नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ हमारी बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ हमारी दिल्ली में कम से कम 2.5-3 लाख की आबादी मंसूरी बिरादरी की है। तो हम सामाजिक संगठन चलाते हैं, हमारा पूरा देश में हमारा संगठन है। साउथ में हमारी तादाद और ज़्यादा है। कर्नाटक में हम मुस्लिम का 40% हैं। आंध्रा में, तेलंगाना में, वहाँ हमारी बहुत बड़ी तादाद है। और हम टीपू सुल्तान के वंश से आते हैं। हाँ, टीपू सुल्तान हमारे समाज से थे, तो हम उनके वंश से आते हैं, जो भारत के शेर थे जिससे अंग्रेज कांपा करते थे। तो वो समाज है हमारा, और हम पूरे देश में समाज का संगठन चलाते हैं। उसके अलावा मैं समाजवादी पार्टी का भी दिल्ली प्रदेश का अल्पसंख्यक सभा का अध्यक्ष हूँ। तो उसके अलावा यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का भी मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा हम लोग चलाते हैं धारा 341 के ऊपर। वो उस वक्त जो है नेहरू की सरकार थी, जब दलित मुस्लिम को ये एक एक्ट लगा के और रिजर्वेशन से वंचित कर दिया गया था। आज भी उस बात को 70 साल हो गए, अभी तक हमें वो नहीं मिला है। हिंदुस्तान में SC का रिजर्वेशन धर्म के आधार पर कर दिया गया। पहले नहीं था, जब देश आज़ाद हुआ था, जब नहीं था। 1950 में 10 अगस्त 1950 को वो एक रेगुलेशन पास करके पार्लियामेंट से और राष्ट्रपति से वो कर दिया गया था। धर्म की दीवार खड़ी कर दी गई थी कि जो हिंदू दलित है उसको रिजर्वेशन मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा। तो हम वो वहाँ उसका एक हम वो चलाते हैं, उसकी मांग करते हैं हमेशा। हमारे बहुत धरने हुए हैं जंतर मंतर पे भी, और जगह जगह हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। हम उस 10 अगस्त को जो है काला दिवस भी मनाते हैं, और हम डिमांड करते हैं, क्योंकि आज कल की बात दूसरी थी। आज अगर कोई उसका मुस्तहक है, आज अगर कोई रिजर्वेशन की किसी को ज़रूरत है, तो वो सिर्फ दलित मुस्लिम को है। आज हिंदू दलित को उतनी ज़रूरत नहीं है, वो लोग आगे आ चुके हैं। अच्छा, हम ये भी नहीं चाहते कि किसी का कम किया जाए, उनको भी मिले, हमें भी मिले, हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो वो एक संगठन भी हम लोग चलाते हैं। तो आपको लगता है कि जैसे कि अगर ये आरक्षण या तो खत्म ही हो जाए, या जिसको जरूरत है, चाहे किसी भी समाज का हो, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उस हिसाब से होना चाहिए? देखिए, आरक्षण अगर आर्थिक रूप से हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सबका भला होगा। उसमें फिर बात उसकी नहीं देखी जाएगी, किसी धर्म की या किसी जाति की नहीं होगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है इस लोकतंत्र में, क्योंकि थोड़ी सी बात होती है लोग बवाल कर देते हैं, हल्ला मचा देते हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि जब तक भी मिले तो हमें भी तो मिले, हम भी तो उसका जो है, हम भी तो, क्योंकि समाज के आधार पे रिजर्वेशन हिंदुस्तान में नहीं है, जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, उसके पैसे के आधार पे, वो जो काम करता उसके आधार पे रिजर्वेशन है। जो वो जैसे हमारा रुई का काम है, हम भी गंदी रुई को बिनाई करते हैं, कुछ लोग जो है कपड़े धोते हैं, कुछ लोग जो है मैला उठाते हैं, कुछ लोग जो है जाति जो है जाति के आधार पर आरक्षण हिंदुस्तान में नहीं है। पहले काम के आधार पर जाति हुआ करती थी। जी, काम के आधार पर जाति हुआ करती थी, आरक्षण जाति के आधार पर नहीं है, काम के आधार पर। तो वो सारे समाज मुस्लिम में मौजूद हैं, जो हिंदू में है वो सारे मुस्लिम में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ धर्म की दीवार खड़ी कर रखी है, और इतने जमाने से हमारे खिलाफ हमारे साथ अन्याय हो रहा है। भाई अगर उनको मिल रहा तो हमें भी तो मिलना चाहिए, हम भी तो इस देश के रहने वाले हैं, हमने भी तो इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने भी तो आज़ादी की जंग लड़ी है, हमने भी तो उसके बाद आज तक कोई जंग ऐसी नहीं हुई कि जहाँ मुस्लिम ना शहीद हुआ हो। तो मुसलमान के नाम पर ये भेदभाव क्यों? हम बार बार सरकार से मांग करते हैं, हम सारी इससे पहले की सरकारों से भी मांग कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, भाई हमें भी हमारा अधिकार दो, जैसे उनको मिल रहा है वैसा हमें भी दो, क्योंकि उससे सबसे पहले, उसमें नौकरियों के अलावा सबसे पहले सियासत में हमको फ़ायदा मिलेगा। करीब 1100 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता, उस समाज का होने के बाद भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि धर्म की दीवार खड़ी है। 89 सीटें हैं लोकसभा की जहां मुसलमान नहीं लड़ सकता। आज मुस्लिम की पोजीशन ये है कि 22 MP हैं, हमारी तादाद गवर्नमेंट के आंकड़ों में 18% है, तो हमारे MP हम सिर्फ 22 हैं, हम आधा % से भी नीचे हैं। तो कम से कम हमारा भी तो उसमें जो है भागीदारी होनी चाहिए। देश में हमारा भी हक है, लोकतंत्र का देश है, किसी धर्म का नहीं है। आज जो दूसरी हवा ये लोग चला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये लोग आज जो सत्ता में बैठे हैं ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भाईचारे को बिगाड़ना लोकतंत्र नहीं है, भाईचारे को बिगाड़ना देश का नुकसान पहुंचाना है। और सही मानों में वो लोग जो भाईचारे को बिगड़ने से बचाते हैं, लोगों को समझाते हैं और उनके भड़काने से भी नहीं भड़कते, वो देशभक्त हैं। जो लोग लोगों को भड़काते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, जो है देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। हमें ये पहचान करनी पड़ेगी कि देशद्रोही है कौन, असल में कौन देश को नुकसान पहुंचा रहा, हमें ये पहचान करनी पड़ेगी। और आज मैं कहने से कभी डरता नहीं, आज अगर सबसे बड़ा देश को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो इस देश की मीडिया पहुंचा रही है। शाम को डेली 3-3 महीने तक मौलाना साहब, जमात वाले, मौलाना साहब, मतलब हिंदू और मुस्लिम को बिठा के, और तुम 3-3 घंटे तक रोज जहर पिलाओगे देश को, तो कैसे देश चलेगा? कैसे लोकतंत्र बचेगा? कैसे हम बिजनेस करेंगे? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? कैसे देश आगे जाएगा? आज इतनी मतलब ऐसी सरकार कभी नहीं आई, इतना ज़्यादा टैक्स लेने वाली, इतनी मजबूती से जो है लोगों को लूटने वाली सरकार कभी नहीं आई। लेकिन सरकार के खजाने में कुछ नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं, जब सोच में खोट छुपी होती है, जब राजा की सोच में खोट होती है तो देश बर्बाद हो जाता है। राजा की सोच में खोट नहीं होनी चाहिए। वो हमारे देश 125 करोड़ की 135 करोड़ की आबादी का देश है, उसके लिए सब बराबर होने चाहिए। और जब वो बराबरी नज़र नहीं आएगी, जब वो बराबरी दिखेगी नहीं, जब दोहरा व्यवहार होगा, जब धृतराष्ट्र जैसा दिमाग होगा या धृतराष्ट्र जैसी सोच होगी, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, बर्बाद हो जाएगा। और आज उसका नतीजा सामने नज़र आ रहा है। आज किसी को आप पूछ लीजिए, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, हालत ख़राब है, और क्या क्या मतलब आपदाएं आ रही हैं सामने। आपदाएं भी ऐसे नहीं आती, आपदाएं भी तभी आती हैं जब सोच खराब। हालांकि पूरी दुनिया पे आपदा है, ये तो पूरी दुनिया के लिए आपदा है, लेकिन पूरी दुनिया की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। लोगों की जिसको ऊपर वाला जिसको गद्दी दे दे, जिसको जो सिस्टम पे बैठ जाए, जो बादशाह बन जाए, या बादशाह तो हम लोकतंत्र में नहीं कह सकते, लेकिन ये लोग जो इनका मिजाज है, जिस तरह की इनकी सोच है, ये बादशाह बने बैठे हैं।
ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए कि वो योगी जैसा आदमी, हमें तो यही समझ में नहीं आया कि पहले हम ये सुनते थे कि बादशाह ने जो है, राजा ने चोला उतार के और वो जो है साधु बन गया, उसने मोह माया छोड़ दी। आज साधु ने मोह माया ले ली, तेरा क्या मतलब? और ये लोग वो लोग हैं जो रिश्तों की अहमियत भी नहीं जानते। पब्लिक से मोहब्बत की बात तो छोड़ दीजिए, पब्लिक से जो है इनका क्या सरोकार होगा इसको तो छोड़ दीजिए। योगी जी की एक बहन, मैंने एक अखबार में पढ़ा था, 25 साल से राखी नहीं बांध पाई। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, दूसरे के लिए क्या स्थिति होगी? आप बहन भाई का रिश्ता तो ऊपर वाले ने बना के भेजा है, इतना बेहतरीन इतना पाक रिश्ता होता है, तुम्हें उसकी तमीज़ नहीं है, तुम्हें उसका पास नहीं है, तुम्हें उसका जो है ख्याल नहीं है। ये तुम वो लोग हो जो अपने बाप की मौत पे नहीं जाते। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या ध्यान होगा? लोगों से क्या प्यार होगा, क्या मोहब्बत होगी, क्या लोगों की सोच होगी? इनकी तरफ से पूरे देश में आग लग जाओ तो इनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोग बैठा रखे हैं, तो लिहाजा ऐसे देश चलने वाला नहीं है। और ये मैं आपको और बता दूं कि ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता। कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं है, ये लोकतंत्र का देश है। यहाँ हमने प्याज के छिलके पर सरकारें जाती देखी हैं। इतना घमंड ये लोग ना करें। हमने इस दिल्ली में प्याज के छिलके पर सरकारें जाती भी देखी हैं। हमने वो भी देखा है कि लोग कहा करते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज देश मौजूद है, हम मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। इंदिरा जी चली गई, वक्त सबका बदलता है। बहुत बड़े बड़े चले गए, सिकंदर चले गए, हलाकू चले गए, और जो है बहुत जो है जुल्म करने वाले लोग चले गए, कोई नहीं बचा। लेकिन ये लोग क्या सोचे बैठे हैं, क्या करना चाहते हैं, ये हम नहीं जानते नहीं। लेकिन इनको कम से कम अपने संविधान का पास होना चाहिए, जिसकी कसम खा के हम लोग बैठे हैं। उस बराबरी के दर्जे को जो है चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें ख्याल रखना चाहिए अपने गरीब का भी, हमें ख्याल रखना चाहिए दलित का भी, हमें ख्याल रखना चाहिए अल्पसंख्यक का भी। हमें हर उसका ख्याल रखना चाहिए जो हमारी दया के लायक है या जिसको हमें सरकार की ज़रूरत है। लेकिन ये लोग नहीं, ये तो मोटे मोटे लोगों के लिए काम करते हैं। ये तो अडानी अंबानी ये वो जो आज तो जो है अगर विकास हुआ तो इन लोगों का हुआ है, पब्लिक का कहाँ विकास हुआ है? पब्लिक को क्या मिला है? विकास के नाम पर देश में कुछ नज़र ही नहीं आता, सिर्फ विनाश हुआ है। और भाईचारा बिगड़ जाना, इससे बड़ा कोई विनाश नहीं है। देश जो है भाईचारे को तोड़ के नहीं चल सकता। कोई भी एक घर जहाँ 4 परिवार के लोग रहते हैं, अगर उनमें भाईचारा नहीं है तो चल नहीं सकता। इसी तरह से मोहल्ला नहीं चल सकता, शहर नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता, कोई प्रदेश नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। सबको साथ लेके चलना होगा।